का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 2 जिसमें जो है आपका लेक्चर 2 आपका यहाँ पे होने वाला है। और इस लेक्चर्स में हम लोग जो है बात करने वाले हैं आज जो कंसोलिडेशन हम लोग पढ़ रहे थे, कंसोलिडेशन को आगे प्रोसीड करेंगे। और आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंट कंप्रेसिबिलिटी कोएफिशिएंट, अलग अलग जो कंप्रेसिबिलिटी कोएफिशिएंट है उसके बारे में, और कौन सा कंप्रेसिबिलिटी कोएफिशिएंट हम लोग जो है यूज करेंगे आने वाले चैप्टर्स में, या जनरली कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल जब भी बात की जाती है तो उसमें कौन सा यूज किया जाता है, इसके बारे में जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे पहला केस है, फर्स्ट केस यहाँ पे आप देख सकते हो। तो फर्स्ट केस में आपका यहाँ पे दिया गया है जिसमें आप देखोगे ये आपका ग्राफ है ना। ये जो ग्राफ है ये आपका इफेक्टिव स्ट्रेस वर्सेस वॉइड रेशियो का ये ग्राफ है। ये जो कर्व है ये आपका कॉनकेव कर्व है और इसी को वर्जिन कर्व, और ये जो है कर्व आपका ड्रॉ किया गया है इस तरीके का। ये कर्व जो है आपका एनसीसी सॉइल के लिए यानी नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्लेई सॉइल के लिए होता है। जैसे जैसे वॉइड रेशियो कमते जाता है वैसे वैसे जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो आपका क्या होता है, बढ़ते जाता है। ठीक है। तो जो स्लोप है आपका कर्व का, जो स्लोप होता है वर्जिन कर्व का, उस वो स्लोप आपका कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का वैल्यू देता है। क्या देता है? कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का वैल्यू को जो है ये आपका बताता है। कई बार आपके माइंड में ये सवाल उठेगा कि ये वर्जिन कर्व होता क्या है। देखो, वर्जिन का मतलब होता है कि वैसा कर्व जो पहले कभी भी हैवी लोड जो है नहीं लिया है, तो उस कर्व को हम लोग जो है वर्जिन कर्व कहते हैं। उस कर्व को क्या कहते हैं? वर्जिन कर्व कहते हैं। तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है इसको डिनोट किया जाता है एवी से, है ना। ए सबस्क्रिप्ट बी, तो एवी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। तो माइनस डेल ई बाई, है ना, माइनस डेल ई बाई आपका डेल सिग्मा बार होता है। तो यहाँ पे ये जो आपका दिया गया है, ये यहाँ पे जो निगेटिव साइन है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो निगेटिव साइन है ये सिर्फ और सिर्फ बताता है कि आपका जो वॉइड रेशियो है वो आपका चेंज हो रहा है जिसके कारण से, तो निगेटिवली चेंज होता है ना। तो ये लेकिन जो वैल्यू है आपका कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का जो वैल्यू है ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। वो निगेटिव वैल्यू आपका नहीं होगा। ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है। अगर यूनिट के बारे में बात किया जाए तो यूनिट जो है कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का, वो यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन जो है इसका यूनिट होता है। अगला जो यहाँ पे आपका ग्राफ दिया गया है, ये भी आपका इफेक्टिव स्ट्रेस वर्सेस वॉइड रेशियो का है। लेकिन यहाँ पे आप कर्व इस बार देखेंगे तो इस तरीके से ये कॉन्वेक्स कर्व आपका बन रहा है, जो कि ओसीसी सॉइल के लिए आपका बनता है, यानी ओवर कंसोलिडेटेड क्लेई सॉइल के लिए। और इस कर्व को रिकम्प्रेशन कर्व भी कहते हैं, है ना। रिकम्प्रेशन कर्व भी इसको जो है हम लोग कहते हैं। यानी जैसे जैसे वॉइड रेशियो कमते जा रहा है वैसे वैसे इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। यानी वॉइड रेशियो कम रहा है और इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है। तो ये ग्राफ भी आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि देखो साथ में आप नोट डाउन करोगे तभी होगा, क्योंकि हैंड रिटन खुद का नोट्स बनाओगे तो ये आपके लिए जो है इफेक्टिव होने वाला है, और आपको इससे जो है समझ में भी आएगा, है ना। आपका इससे जो है समझ में भी आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लोप होता है आपका रिकम्प्रेशन कर्व का, वो स्लोप जो है कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को इंडिकेट करता है। उसको भी एवी से रिप्रेजेंट करते हैं, E1 माइनस E2 बाई सिग्मा 2 बार माइनस सिग्मा 1 बार इज इक्वल टू माइनस डेल ई बाई डेल सिग्मा बार। अगेन यहाँ पे जो निगेटिव साइन है ये बताता है
कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है, और अगर एवी का यानी कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का वैल्यू बात किया जाए तो ये पॉजिटिव होगा, है ना, निगेटिव आपका नहीं होगा। ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है। ओके, इसका अगर यूनिट के बारे में बात किया जाए तो यूनिट क्या होता है, यूनिट वही जो ऊपर लिखे, मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन, इसका जो है यूनिट आपका होता है। अब केस टू में हम लोग बात करेंगे सेमी लॉग स्केल पे, है ना। केस टू में हम लोग जो है सेमी लॉग स्केल के बारे में जो है हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस है ऑन सेमी लॉग है, ठीक है, और वाई डायरेक्शन में वॉइड रेशियो है। तो जैसे जैसे वॉइड रेशियो कमते मतलब चेंज हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, मतलब कमते जा रहा है, वैसे वैसे इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन सेमी लॉग स्केल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। इस कर्व को हम लोग वर्जिन कर्व कहेंगे, और ये एनसीसी सॉइल के लिए ड्रॉ किया जा रहा है। किस सॉइल के लिए, एनसीसी सॉइल के लिए जो है ये आपका ड्रॉ किया जा रहा है। ओके, किसके लिए ये ड्रॉ किया जा रहा है, तो एनसीसी सॉइल के लिए आपका ड्रॉ किया जा रहा है। तो जो स्लोप होगा वर्जिन कर्व का, है ना, जो स्लोप होगा वर्जिन कर्व का सेमी लॉग स्केल पे, उसे कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन या फिर कंप्रेशन इंडेक्स कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन या कंप्रेशन इंडेक्स, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, E1 माइनस E2 बाई लॉग 10 सिग्मा 2 बार माइनस लॉग 10 सिग्मा 1 बार, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है तो इसको डिवाइड में भी हम लोग जो है कर सकते हैं, है ना, सिग्मा 2 बार बाई सिग्मा 1 बार यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। अब ये डिवाइड में है तो यहाँ पे अगर कोई जो एडिशनल फोर्सेस है, जो स्ट्रेस है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा 2 जो है ना, यहाँ पे आपका जो सिग्मा 2 है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा 1 प्लस चेंज इन सिग्मा बार, है ना, सिग्मा 1 बार प्लस सिग्मा बार में चेंजेस, यानी जो भी चेंजेस है इफेक्टिव स्ट्रेसेस में, उसमें अगर ऐड कर दें हम लोग जो और पहले से इफेक्टिव स्ट्रेस था उसमें, तो सिग्मा 2 बार जो है हमारा निकल जाएगा। तो इसको इस तरीके से लिखे। अगेन ये निगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि जो वॉइड रेशियो है वो आपका चेंज हो रहा है ना, जो कि डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। यूनिट अगर बात किया जाए कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन का या कंप्रेशन इंडेक्स का, अगर यूनिट के बारे में बात किया जाए तो यूनिट लेस पैरामीटर्स होता है। क्या होता है, यूनिट लेस पैरामीटर्स, ये आपका होता है। ओके, अगेन अगर ओसीसी सॉइल के लिए अगर बात किया जाए सेमी लॉग स्केल पे, आपका इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन सेमी लॉग स्केल, है ना, और इधर जो है आपका वॉइड रेशियो जो है ये आपका हो गया, ठीक है। तो यहां पे आपका अगर बात किया जाए तो ये कर्व ओसीसी सॉइल के लिए है, रिकम्प्रेशन कर्व बनता है और लेस कॉन्वेक्स बनता है। वो अगेन वॉइड रेशियो जो है आपका नीचे की ओर डिक्रीज हो रहा है, और इधर जो है आपका लॉग इफेक्टिव स्ट्रेस जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अगर इसका अगर स्लोप के बारे में बात किया जाए तो जो स्लोप आपका है, ये स्लोप रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन और रिकम्प्रेशन इंडेक्स। तो इसको सीआर से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला आपका यहाँ पे हो जाता है E1 माइनस E2 बाई लॉग 10 सिग्मा 2 बार माइनस लॉग 10 सिग्मा 1 बार, ठीक है। ये आपका जो है यहाँ पे फॉर्मूला हो गया, और इसको जो है हम लोग इस तरीके से भी जो है लिख सकते हैं, डेल ई बाई लॉग 10 सिग्मा बार प्लस डेल सिग्मा बार बाई सिग्मा 1 बार। यहाँ पे सिग्मा 1 कर दीजिएगा, ठीक है, सिग्मा 1 जो है छूट गया था, ठीक है।
अगेन ये जो आपका रिकम्प्रेशन आपका इंडेक्स है यानी कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन जो है, ये भी आपका डायमेंशन लेस पैरामीटर्स होता है। ये भी कैसा पैरामीटर्स होता है? डायमेंशन लेस पैरामीटर्स ये जो है आपका होता है। ओके, अब बात आगे करते हैं और यहाँ पे अब हम लोग चर्चा करेंगे फॉर एनसीसी सॉइल, है ना, यानी नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए बात किया जाए तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए जो एवी है ना, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी जो है डिक्रीज करता है जैसे जैसे इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज करता है। अगर इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज करता है तो जो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है वो क्या होता है आपका डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो आपका जो फॉर्मूला था क्या था? माइनस डेल ई बाई डेल सिग्मा बार, यही फॉर्मूला था ना। तो अगर ये इफेक्टिव स्ट्रेस अगर इंक्रीज होगा तो जो एवी है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा, यानी इनवर्सली आपका यहाँ पे जो है आपका आ रहा है। ठीक, वेयर एज सी इज रिलेटिवली, जहां पे सी के बारे में अगर बात किया जाए तो वो रिलेटिवली जो है कांस्टेंट पैरामीटर्स है। सी क्या है? एक कांस्टेंट पैरामीटर्स है। कैसे? तो देखो, सी के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ये कलर ले लेता हूं ना, ब्लू वाला। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो आपका फॉर्मूला क्या था? डेल ई डिवाइडेड बाई लॉग 10 सिग्मा 1 बार प्लस डेल सिग्मा बार डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 बार। यानी जैसे जैसे अगर ये इफेक्टिव स्ट्रेस अगर बात किया जाए, ये अगर चेंज हो रहा है तो इसमें भी चेंजेस आएगा, और जो इसका रेशियो आएगा उस रेशियो को अगर देखेंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, चेंजेस में कोई ज्यादा चेंजेस यहाँ पे जो है आपको नहीं देखने को मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है कहा गया है आपका कि जो सीसी है यानी कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन जो है या कंप्रेशन इंडेक्स जो है ये रिलेटिवली कांस्टेंट पैरामीटर्स होता है। इसलिए जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं या कंप्यूटेशन करते हैं सेटलमेंट का, तो सीसी यानी कंप्रेशन इंडेक्स को या फिर कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन को यूज करते हैं, ना कि कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को, है ना। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग यूज नहीं करते हैं। ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कई सारी चीजें होती हैं जो आपको माइंड में ध्यान रखना है। वही अगर बात किया जाए ओसीसी सॉइल के लिए, यानी ओवर कंसोलिडेटेड क्ले सॉइल के लिए जो आपका कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी होता है ये डिक्रीज करता है जैसे जैसे इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन है या रिकम्प्रेशन इंडेक्स जो है ये रिलेटिवली क्या होता है? स्टेबल होता है और कांस्टेंट पैरामीटर्स होता है। इसलिए जब भी सेटलमेंट कैलकुलेट करते हैं ओसीसी सॉइल के लिए यानी ओवर कंसोलिडेटेड क्ले सॉइल के लिए, तो हम लोग जो है सी आर यानी कंप्रेशन इंडेक्स, जो हमारा रिकम्प्रेशन इंडेक्स था उसका यूज करते हैं, और इसमें चेंजेस जो है बहुत कम देखने को मिलता है इंस्टेड ऑफ आपका जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी था उसके कंपैरिजन में। ठीक है, यहाँ पे रिलेशंस के बारे में अगर बात किया जाए तो रिलेशंस होता है आपका रिलेशंस क्या होता है? तो रिकम्प्रेशन जो इंडेक्स है वो 1/5 टू 1/10 होता है आपका कंप्रेशन इंडेक्स के।
ठीक है, कंप्रेशन इंडेक्स के 1/5 से 1/10 जो है आपका यहाँ पे होता है। अगर डिटर्मिनेशन के बारे में बात किया जाए, अगर हमें कैलकुलेट करना के लिए कहा जाए कि भाई आप जो है कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट करना रहेगा अगर कंप्रेशन इंडेक्स, अगर लिक्विड लिमिट अगर हमें सॉइल का दिया हुआ है तो आपका 0.009 इंटू WL-10, ये आपका यहाँ पे जो कंप्रेशन इंडेक्स है वो कैलकुलेट किया जाता है। किस केस के लिए? जब अनडिस्टर्ब्ड मीडियम सेंसिटिव सॉइल है, यानी क्ले डिपॉजिट हो रहा है तब। लेकिन अगर बात किया जाए, हमारा एक दूसरा केस आ जाए और बोले कि आपको जो है कैलकुलेट करना है कंप्रेशन इंडेक्स फॉर किसके लिए? लो टू मीडियम सेंसिटिव डिस्टर्ब्ड और रिमोल्डेड सॉइल के लिए, यानी क्ले डिपॉजिट के लिए। तो उस केस में कंप्रेशन इंडेक्स इज इक्वल टू 0.007 इंटू WL-10, ये आपका जो है फॉर्मूला यूज करके जो है हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस देखो। क्वेश्चंस आपका यहाँ पे बोला जा रहा है कि वॉइड रेशियो जो है सॉइल का 0.55 दिया गया है एट ए इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस 140 किलो पास्कल। कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ सॉइल जो है आपका 0.25 दिया गया है इन ऑर्डर टू रिड्यूस वॉइड रेशियो 0.4 है ना, 0.55 से रिड्यूस होकर 0.4 आ जाता है एंड इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस है उसके मैग्नीट्यूड में क्या चेंजेस आएगा, वो आपको यहाँ पे बताना है। और यहाँ पे किलो पास्कल में बताना है और अप टू 1 डेसिमल के लिए। तो देखो ये आपका जो है गिवन डाटा आपका दिया गया है ना, यहाँ पे गिवन डाटा दिया गया है आपका ई नोट 0.55 सिग्मा बार इज इक्वल टू 140 किलो पास्कल, सी सी इज इक्वल टू 0.25, ये जो है आपका वैल्यू दिया गया, प्लस E1 इज इक्वल टू 0.4 जो है आपको डाटा दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला जो है अप्लाई कर देंगे। तो सीसी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कंप्रेशन इंडेक्स का। तो चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय log 10 सिग्मा 1 बार बाय सिग्मा नोट बार। तो सीसी का वैल्यू दिया गया 0.25 इज इक्वल टू 0.55 माइनस 0.4 बाई log 10 सिग्मा 1 बार बाई 140। तो यहाँ से आपका जो है सिग्मा 1 बार निकल जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा? 557.35 किलो पास्कल आ जाएगा। ठीक है, जब ये सिग्मा 1 आ जाएगा तो उसके बाद क्या करोगे? हम लोग जानते हैं कि सिग्मा 1 है ना, सिग्मा बार 1 इज इक्वल टू सिग्मा बार नोट प्लस चेंज इन सिग्मा बार। तो यहाँ पे आपका निकालना क्या है? यहाँ पे निकालना है ये जो चेंजेस हो रहा है ये आपको जो है निकालना है, और ये जो सिग्मा नोट है ये तो आपको दिया गया है। तो चेंज इन सिग्मा बार आपका क्या जाएगा? 557.35 माइनस 140 किलो न्यूटन, सॉरी किलो पास्कल आपका आएगा ना, किलो पास्कल आएगा, किलो पास्कल। तो यहाँ पे आपका चेंज इन सिग्मा बार इज इक्वल टू, यानी चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू आपका क्या जाएगा? 417.35 किलो पास्कल आ जाएगा। अब इसको 1 डेसिमल तक लेकर जाना है तो 417.4 किलो पास्कल, ये आपका जो है क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। कितना इजी था ना, सिंपल था, कोई ज्यादा डिफिकल्ट तो था नहीं, है ना, कोई हार्ड एंड वास्ट तो था नहीं कि भाई नहीं बनेगा या वगैरह कुछ भी। आप आसानी से जो है इसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग यहाँ पे जो है वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में हम लोग जो है क्या देखेंगे, कर्व देखेंगे फॉर साइक्लिक रिकम्प्रेशन, है ना, साइक्लिक रिकम्प्रेशन। तो ये कैसे होता है उसके बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे ये जो आप कर्व देख रहे हो, ये आपका इफेक्टिव स्ट्रेस, है ना, इफेक्टिव स्ट्रेस वर्सेस वॉइड रेशियो का है। इसमें क्या हुआ, हम लोग पहले जो है लोड लगाए, तो लोड लगाए तो इसमें पहले कोई हैवी लोड नहीं लगा था, तो ये कॉनकेव कर्व बनेगा क्योंकि वर्जिन कर्व था। अब इसमें जब जब लोड लगाए तो वॉइड रेशियो यहाँ से क्या हो गया, E1 तक आ गया, E0 से E1 रिड्यूस हो गया, पॉइंट ए से पॉइंट मैंने 1 से 2 तक। ठीक, यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या किए कि जो लोड था उसको क्या कर दिए, हटा दिए, लोड को क्या कर दिए, हटा दिए। तो जब लोड को हटाए तो ये फिर कैसे गया, ऐसे आ गया, यानी 3 पॉइंट नंबर तक गया। अब फिर से, है ना, ये लोड हटाए तो ऐसे आ गया, फिर से इस पे जो है लोड लगाए, जब फिर से इस पे लोड लगाए तो ये ऐसे आया और ये 0.4 तक रिड्यूस हुआ। कुछ बुक्स में कई बार क्या होता है कि ये कोइंसाइड कर जाता है, तो कोइंसाइड वाला उतना इफेक्टिव नहीं रहता, आपका थोड़ा सा तो कम रहेगा ही। ठीक है, ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है। तो ये 2 पॉइंट से नीचे आएगा 4। अब इसमें यहां तक लोड लगाए तब तो कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि ये ऑलरेडी इतना जो है इफेक्टिव स्ट्रेस जो ये ऑलरेडी जो है गेन कर चुका था। लेकिन अगर इससे ज्यादा अगर हम लोग लोड लगाएं तो इसका जो वॉइड रेशियो है ये आपका E2 से E3 आ जाएगा, और अगेन यहाँ पे जो आपका वर्जिन कर्व बनते हुए आपका जाएगा और 5 पॉइंट तक जाएगा, जहां पे जो इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया वो सिग्मा 2 बार आपका जो है हो गया। ठीक, तो यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे लगाए तो ये कॉन्वेक्स कर्व जो कि वर्जिन कर्व था, जब यहाँ पे लोड मैंने अनलोडिंग किए तो ये एक्सपैंड होना स्टार्ट हो गया, तो उसको एक्सपेंशन कर्व कर दिए, और जब रीलोड लगाए तो वहां पे रिकम्प्रेशन कर्व जो है आपका जनरेट हुआ जो कि कॉन्वेक्स कर्व था, और आपका अगेन जब 0.4 से 5 के बीच में आया तो अगेन ये वर्जिन कर्व के तौर पे एक्ट होने लगा, क्योंकि यहाँ पे ये इससे ज्यादा लोड यहाँ पे पहले कभी नहीं लगा था। इसलिए वर्जिन कर्व का ही मतलब है कि नॉट एट हैवी लोड इज अप्लाइड, है ना, मैंने पास्ट में कभी भी उस पे उतना हैवी लोड जो है अप्लाई नहीं हुआ है, इस कारणवश वहां पे जो है हम लोग उसको ले रहे हैं। यहां तक ये चीज समझ में आ गया, इसको भी आप लोग जो है नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पे पॉइंट के बारे में बताया गया है। देखो जो ए से बी पॉइंट है वो वर्जिन कर्व है ना। दूसरा पॉइंट जो है वो वहां पे अनलोडिंग किया जा रहा है, 3 से 4 के बीच में रिबाउंड कर्व बन रहा है, 3 पॉइंट पे फिर से रीलोड किया जा रहा है, 3 से 4 जो है रिकम्प्रेशन कर्व हो गया, और 4 से 5 अगेन वर्जिन कर्व आपका हो गया। बात किया जाए जो स्लोप है, अगर जो स्लोप है आपका यहाँ पे एक्सपेंशन कर्व का, वो सेमी लॉग पे हमें स्वेलिंग इंडेक्स का वैल्यू को देगा, स्वेलिंग इंडेक्स के वैल्यू को देगा, और जो रिकम्प्रेशन कर्व का जो स्लोप है ये रिकम्प्रेशन इंडेक्स को देता है ना। ये किसका वैल्यू देता है, रिकम्प्रेशन इंडेक्स का वैल्यू को जो है ये हमें प्रोवाइड करता है। ठीक, तो अब हम लोग जो है, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टर्जागी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी, है ना। टर्जागी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन
थ्योरी के बारे में जो है अब हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कई सारे अजम्पशंस आपके जो है लिए गए थे। ठीक है, कई सारे अजम्पशंस जो है आपका यहाँ पे लिया गया था, तो उन सभी अजम्पशंस के बारे में हम लोग जो है लिखेंगे। फर्स्ट अजम्पशंस, कलर सही नहीं है, ब्लू ही ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, soil mass is soil mass is semi इनफाइनाइट। सॉइल मास जो होता है वो सेमी इनफाइनाइट होता है ना। इसमें क्या होता है कि जो भी हम लोग एक सैंपल लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे अगर एक सैंपल लिए टेस्टिंग के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे जो डायमेंशन है वो लेंथ विड्थ जो है आपका कांस्टेंट रहेगा, है ना, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन जो हाइट है यानी जो डेप्थ है वो आपका जो है चेंज करेगा, है ना। मतलब जो भी चेंजेस हो वो सिर्फ डेप्थ के रिस्पेक्ट में हो, बाकी लेंथ और विड्थ जो है वो कांस्टेंट हो जाए, है ना। लेंथ और विड्थ जो है कांस्टेंट हो, सिर्फ और सिर्फ डेप्थ यानी हाइट जो है आपका चेंज हो। तो ये इसी को कहते हैं कि जो सॉइल मास हम लोग लेकर चलते हैं वो क्या होता है, सेमी इनफाइनाइट होता है, यानी जो डेप्थ होता है वो फाइनाइट होता है, लेकिन एरिया जो है इनफाइनाइट आपका होता है। ओके, यानी इस पे जब लोड लगाएं तो जो पानी है वो या तो बाहर से निकले, या तो मतलब ऊपर से या तो नीचे से, लेकिन साइड से ना निकले, है ना, साइड से ना निकले। तो इसलिए यहाँ पे जो है बोला जाता है। दूसरा एजम्पशन है सॉइल इज सॉइल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। ठीक है, जो सॉइल है वो होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक आपका हो जाएगा। ओके, तीसरा पॉइंट लिखिए, डार्सीज डार्सीज लॉ इज वैलिड, है ना। डार्सी लॉ जो है यहाँ पे वैलिड होगा। इसका मतलब कि जो सॉइल मास होगा वो फुल्ली सैचुरेटेड होगा, यानी एस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और लेमिनार फ्लो आपको जो है देखने को मिलेगा। चौथा पॉइंट, सॉइल रिमेन्स सैचुरेटेड soil remains saturated during the entire process of consolidation, है ना। जो सॉइल है वो रिमेन्स सैचुरेटेड होगा ड्यूरिंग एंटायर प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन। तो ये जो है आपका यहाँ पे चौथा आपका एजम्पशंस है। तो इन एजम्पशंस को एक बार जो है आप लिख लो, है ना, लिख लो एक बार, मैं कुछ देर वेट कर लेता हूं। चलिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। लिख लिए?
चलिए, तो अगला पॉइंट, 5th नंबर पॉइंट हम लोग लिखते हैं, फ्लो ऑफ unidirectional that is vertical, है ना। जो फ्लो होगा वो वर्टिकल होगा, यानी अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपका ये मान लो कि नीचे की ओर जो है परमिएबल लेयर लगा दिए और ऊपर भी जो है परमिएबल लेयर लगा दिए, तो ये जो फ्लो होगा ऊपर से और नीचे से, ये आपका कहलाएगा टू वे ड्रेनेज। ये क्या कहलाएगा? टू वे ड्रेनेज, ठीक है। और वही अगर किसी एक साइड ही हम लोग परमिएबल लगाएं, सिर्फ ऊपर में ही हम लोग परमिएबल लेयर लगाएं, तो ऊपर से निकलेगा पानी, है ना। जब उसको दबाएंगे तो जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है वो ऊपर से निकलेगा। तो इसको जो है हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे वन वे ड्रेनेज। इसको क्या कहेंगे? वन वे ड्रेनेज जो है हम लोग इसको कहेंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम लोग? वन वे ड्रेनेज, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम लोग? वन वे ड्रेनेज। इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए, लिख लिए इसको, आगे बढ़ते हैं। अगला अजम्पशंस है आपका 6 नंबर अजम्पशंस, चेंजेस shall be observed only in depth डायरेक्शन, है ना। डेप्थ के डायरेक्शन में चेंजेस जो है ऑब्जर्व करेंगे। दैट मीन्स वॉल्यूम decreases due to change in depth only, ठीक है। जो चेंजेस है वो माने ऑब्जर्व करेंगे, मतलब देखेंगे, निरीक्षण करेंगे तो पाएंगे कि जो डेप्थ में ही सिर्फ चेंजेस हो रहा है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है सिर्फ डेप्थ में, इसके कारण से। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, एक और पॉइंट लिख लेते हैं, उसको साथ में ही लिखिएगा, है ना। 7th नंबर पॉइंट, द हाइड्रोडायनेमिक लैग is considered whereas plastic lag is ignored, है ना। यहाँ पे हम लोग जो है हाइड्रोडायनेमिक लैग को क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक लैग होता है उसको क्या करते हैं हम लोग? इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि जो सेकेंडरी कंसोलिडेशन होता है वो इग्नोर किया जाता है। सेकेंडरी कंसोलिडेशन को इग्नोर करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या रहता है? तो सेकेंडरी कंसोलिडेशन का इग्नोर करने के पीछे हमारा मेन उद्देश्य ये है कि
सेकेंडरी कंसोलिडेशन हमेशा अकर होता है कब? तो प्राइमरी कंसोलिडेशन के बाद, है ना। सेकेंडरी कंसोलिडेशन जो है हमेशा प्राइमरी कंसोलिडेशन के बाद अकर होता है, इसलिए जो है हम लोग प्लास्टिक लैग को, है ना, हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक लैग को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, और जो हाइड्रोडायनेमिक लैग होता है उसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, हाइड्रोडायनेमिक लैग को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, और प्लास्टिक लैग को इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को आप लोग क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए। तो डियर यहाँ पे आपका जो क्वेश्चंस है वो आपको मैं लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया आपका सेमेस्टर में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है आप यहाँ पे देख पाओगे 2022 में जो एग्जाम्स हुआ था, इसका क्वेश्चंस नंबर दूसरा का पहला आपका है, बताया गया लिस्ट द अजम्पशंस मेड इन डिराइविंग टरजागी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी, है ना। जो थ्योरी आपको मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, ये आपको मैंने बताया ना, टरजागी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी। तो इसका जो अजम्पशन है उसको बस लिखना है, उसको एक्सप्लेन नहीं करना है ना। यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोल रहा है, बस लिस्ट आउट करने के लिए बोल रहा है। तो आपको जो है सिर्फ लिस्ट करना है। देखो, जो क्वेश्चंस में आपको बोला जाए ना उतना ही करो। अगर क्वेश्चन में ज्यादा बोला गया, तुम ज्यादा कर लोगे तो फिर दिक्कत है। उसके बाद फिर बताना है, डिफ्रेंशिएट करना है प्राइमरी कंसोलिडेशन और सेकेंडरी कंसोलिडेशन। तो ये जो क्वेश्चंस है, अगर क्वेश्चंस अगर बात किया जाए तो कितने नंबर का एक क्वेश्चन था, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ, उसी के बेसिस पे मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपका है 7 नंबर का। तो चलो डिफरेंस भी मैं बता देता हूँ। वैसे जो मैंने लिखवाया है कल पिछला वीडियोस में, है ना, पिछला वीडियोस में जो मैंने लिखवाया था वो तो लिखे ही होंगे, बट एक्स्ट्रा मैं और यहाँ पे जो है बता देता हूँ, ताकि आपको जो है किसी तरीके का कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है प्राइमरी कंसोलिडेशन के बारे में बात किया जाए तो प्राइमरी कंसोलिडेशन ये इनिशियल सेटलमेंट होता है सॉइल का अंडर कांस्टेंट लोड, और सेकेंडरी कंसोलिडेशन जो है ये कंटिन्यूड सेटलमेंट होता है सॉइल आफ्टर प्राइमरी कंसोलिडेशन, है ना। और इसमें ग्रेजुअल कंप्रेशन जो है आपको देखने को मिलता है, और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल आपका होता है। और जो प्राइमरी कंसोलिडेशन है ना, जो आपका प्राइमरी कंसोलिडेशन है ये अकर होता है इमीडिएटली आफ्टर अ लोड इज अप्लाइड एंड टाइपिकली टेक्स अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, डे टू वीक्स, है ना, डे टू वीक्स लेता है प्राइमरी कंसोलिडेशन। ये भी टाइम डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है कि टाइम डिपेंडेंट नहीं है, टाइम डिपेंडेंट ये भी है। ठीक है, और वही अगर सेकेंडरी कंसोलिडेशन की बात किया जाए तो ये भी टाइम डिपेंडेंट है, लेकिन ये जो है बहुत ज्यादा टाइम लेता है, मंथ और ईयर में आपका टाइम लेता है, क्योंकि प्राइमरी कंसोलिडेशन कंप्लीट होने के बाद ये जो है आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, बात किया जाए आपका प्राइमरी कंसोलिडेशन की, तो जो प्राइमरी कंसोलिडेशन है वो मेनली कॉज्ड होता है बाय एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर फ्रॉम सॉइल, यानी जो एक्सेस पोर वाटर होता है उसके कारण से। लेकिन जो सेकेंडरी कंसोलिडेशन है ये प्राइमरी रिजल्ट होता है ऑफ पार्टिकल रीअरेंजमेंट और फर्दर कंप्रेशन ऑफ सॉइल सॉलिड, है ना। सेकेंडरी कंसोलिडेशन जो है रीअरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, या फर्दर कंप्रेशन होता है सॉइल सॉलिड का, तो जो है सेकेंडरी कंसोलिडेशन हमारा होता है।
जो प्राइमरी कंसोलिडेशन होता है वो फास्ट होता है, इनिशियल सेटलमेंट फॉलोड बाय डिक्रीजिंग सेटलमेंट रेट, और जो सेकेंडरी कंसोलिडेशन होता है ये स्लोअर और मोर ग्रेजुअल सेटलमेंट होता है, रेट होता है कंपेयर टू प्राइमरी कंसोलिडेशन। बात किया जाए प्राइमरी कंसोलिडेशन की, तो ये अकर होता है ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन इफेक्टिव, है ना, रैपिड इंक्रीज होता है आपका इफेक्टिव, कुछ छूट गया है यहाँ पे क्या, एक मिनट देख लेने दो। इफ इफेक्टिव स्ट्रेस इन सॉइल, ओके, सॉइल में। लेकिन वही अगर बात किया जाए सेकेंडरी कंसोलिडेशन की, तो ये हैपन होता है एज सॉइल कंटिन्यूज टू एक्सपीरियंस चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस ओवर टाइम, है ना, टाइम के साथ जो चेंजेस होता है उसके कारण से, ठीक है। इसके अलावा जो प्राइमरी कंसोलिडेशन है, प्राइमरी कंसोलिडेशन जो है वो आपका अफेक्टेड होता है बाय इमीडिएट लोड चेंज, और सेकेंडरी कंसोलिडेशन जो है वो अफेक्टेड होता है बाय लॉन्ग टर्म लोड चेंजेस और साइक्लिक लोडिंग के कारण से। वही अगर बात किया जाए प्राइमरी कंसोलिडेशन की, तो ये इंपॉर्टेंट होता है टू कंसीडर इन शॉर्ट टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, और जो सेकेंडरी कंसोलिडेशन है ये मोस्ट रेलिवेंट होता है फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स एंड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के। तो ये कुछ डिफरेंसेस थी जो मैंने आपको बताया। उम्मीद करते हैं कि ये डिफरेंसेस जो है आप लोग जो है नोट डाउन किए होंगे, है ना। देखो अगर आप नोट डाउन नहीं करोगे तो मेरा क्या लेकर जाओगे, मेरा कुछ थोड़े जा रहा है यहाँ पे, जो भी होगा आपका होगा, लॉसेस आपकी होगी, हमारी थोड़ी कुछ होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्या, तो जो हम लोग टरजागी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन जो थ्योरी देख रहे थे उसका देखेंगे, क्योंकि वन वे और टू वे ड्रेनेज तो मैंने बता दिया था। अब उसका फॉर्मूला अब हम लोग कुछ देखेंगे और कुछ आगे और भी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे ये मैंने आपका बना दिया, एक सॉइल का लेयर बना दिया, यहाँ पे परमिएबल लेयर आपका जो है फिक्स कर दिया, क्योंकि एक टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका टू वे ड्रेनेज है ना, ऊपर की ओर पानी से भी निकल रहा है और नीचे से भी जो है आपका पानी निकल रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे एक फिजियोमीटर लगाए, है ना, यहाँ पे मिडिल में एक लगाए, और एक बीच में, थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो रहा है, ठीक है, बट आप लोग जो ड्रॉ करना वो थोड़ा सीधा ड्रॉ करना, ठीक है। अच्छा पूरा मिट गया। ठीक, तो यहाँ पे आपका जब पूरा पानी अगर भरा हुआ है, बस लगाए ही हैं, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे आपका जो है वाटर लेवल जो है प्रेजेंट होगा,
टी इज इक्वल टू 0 और टी इज इक्वल टू 0 पे जो चेंज इन पोरोसिटी होगा वो क्या होगा, चेंज इन स्ट्रेस के बराबर होगा, है ना, चेंज इन टोटल स्ट्रेस के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, है ना, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपका यहाँ पे जो पानी का जो लेवल है वो आपका यहाँ पे प्रेजेंट होगा, इसमें यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, और इसमें आपका ये यहीं पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहीं पे आपको मैं दे देता हूँ लांस निशान, और इसमें जो है आपका अगेन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और इसमें जो है आपका यहाँ पे जो है प्रेजेंट हो जाएगा। तो यहाँ से एक कर्व आपका बनेगा लाइक इस तरीके से, है ना, इसको टच करते हुए बनेगा, है ना, इसको मैं मिटा ही देता हूँ, इसको मैं ऊपर ही बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका वाटर टेबल प्रेजेंट होगा और यहाँ पे आपका वाटर टेबल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये जो है टी लेस देन ग्रेटर देन 0 और लेस देन इंफिनिटी पे होगा, जहां पे आपका जो चेंज इन पोरोसिटी है वो आपका डिक्रीज होते रहेगा, है ना, चेंज इन पोरोसिटी जो है आपका क्या होगा, डिक्रीज हो रहा होता है। तो यहाँ पे ये एक ही बार में नहीं होगा, इसमें और भी कई सारे जगहों पे आपका बनेगा, जैसे यहाँ पे आपका ये तो यहीं पे रहेगा, आपका यहाँ पे हो जाएगा, है ना, ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका जो है अगेन आपका बनता रहेगा, कई सारे फेजेस में आपके बनेंगे, एक ही बार नहीं, कई सारे। ठीक है, लेकिन जब पूरा टाइम बीत जाएगा, है ना, यानी t इज इक्वल टू 0 इंफिनिटी आ जाएगा, है ना, t इज इक्वल टू इंफिनिटी, t इज इक्वल टू इंफिनिटी आ जाएगा, तो जो पोर वाटर प्रेशर है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं पीला से कर रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे और सभी जो है एक सीध में आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक लाइन में। तो ये t इज इक्वल टू 0 पे आपको जो मैंने वो ग्राफ जो फिगर से एक चीज मैंने समझाया था, है ना, याद है आपको क्या मैंने बताया था, मैंने आपको बताया था ये चीज, है ना, ये बताया था ना, यहाँ पे स्ट्रेस, है ना, और यहाँ पे इधर डेप्थ था आपका, तो ये आपका इनिशियल t इज इक्वल टू 0 पे आपका बन रहा था इस तरीके का। ठीक है, और यहाँ पे ये 0 आ रहा था, वही यहाँ पे आपका जो है देवता था, और यहाँ पे आपका जो है चेंज हो रहा था कुछ इस तरीके से, और ये जो है आपका इस तरीके से आ रहा था, ये टी 0 से बड़ा है और इन्फिनिटी से छोटा है। ठीक है, वही आपका जो है यहाँ पे आपका बन रहा था इस तरीके से, और ये 0 हो जा रहा था, ये पोर वाटर प्रेशर वाला, ये इफेक्टिव, ये टोटल स्ट्रेस है, और यहाँ पे चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस है, और ये आपका इस तरीके से बन रहा था, है ना। तो यहाँ पे ये कंडीशन कब था, ये कंडीशन था t ग्रेटर देन और इक्वल टू इंफिनिटी, है ना, t ग्रेटर देन और इक्वल टू इंफिनिटी था, उस समय ये कंडीशन जो है आपका हो रहा था।
तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चंस आपसे पूछ दिया जाता है कि अगर यहाँ पे ये जो परमिएबल लेयर लगाए हैं, अगर ये परमिएबल लेयर टेस्ट करने के दौरान यानी टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं और टेस्ट करने के दौरान इस परमिएबल लेयर को हम लोग यूज ना करें, है ना, या यूज करना भूल जाएं, तो आपका क्या होगा, है ना। तो इस पे एक क्वेश्चंस भी है, चलो वो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं। तो यहाँ पे ये आपका जो है क्वेश्चंस दिया गया है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि एक्सेस पोर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द थिकनेस ऑफ सॉइल सैंपल टेस्टेड ऑन ओएडोमीटर सम टाइम आफ्टर लोडिंग इज shown in figure below labeled 1, 2, 3 and 4. Which one of these figure refer a situation where the operator forget to put the porous stones at the top and bottom of sample before test, है ना, टेस्ट करने से पहले। तो यहाँ पे जब टेस्ट करने से पहले अगर ये हम लोग हटा दें, है ना, ये मतलब परमिएबल लेयर ना लगाएं टेस्टिंग सैंपल में, तो हमारा t इज इक्वल टू 0 पे जो कंडीशन है, ये ऑल द टाइम, कितना भी टाइम पास होते रहे, 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल, आपका यही हमेशा यहीं पे आकर क्या रहेगा, रुक जाएगा, यहीं पे आकर क्या हो जाएगा, आपका रुक जाएगा। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। तो उस तरीके से अगर हम लोग बात किया जाए, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है आपका अनुसार जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तीसरा फिगर यही जो है आपका बना हुआ रह जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये यहां तक समझ में आ गया। यहाँ पे आपको मैं नोटेशन नहीं किया हूं ना, नोटेशन पहले कर लेता हूं। ये कौन सा कंडीशन है, ये है टू वे ड्रेनेज। ठीक है, मैं वन वे ड्रेनेज भी आपको यहाँ पे बना देता हूं। ठीक है, ठीक, ये डी है, और ये एच नोट है। ठीक है, ये यहाँ पे अगर बात किया जाए डी की, है ना, यहाँ पे अगर हम लोग डी के बारे में बात कर रहे हैं, तो डी क्या है, ड्रेनेज डेप्थ है। डी क्या है आपका, ड्रेनेज डेप्थ है। और एच नोट जो है ये है आपका इनिशियल थिकनेस ऑफ सॉइल सैंपल। ठीक है, ये इनिशियल थिकनेस है सॉइल सैंपल का। तो इनिशियली अगर बात किया जाए, इनिशियली अगर बात किया जाए तो d इज इक्वल टू एच नोट बाई 2 होगा 4
टू वे ड्रेनेज, ठीक है। और D इज इक्वल टू H नोट होगा फॉर वन वे ड्रेनेज, ठीक है, वन वे ड्रेनेज के लिए इनिशियल कंडीशन में। लेकिन फाइनली क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू H नोट माइनस डेल H बाई 2 होगा फॉर टू वे ड्रेनेज, और D इज इक्वल टू H नोट माइनस डेल H होगा आपका फॉर वन वे ड्रेनेज, है ना, वन वे ड्रेनेज के लिए, ठीक है। यहां पे आप जो है जो डेल H है ना, डेल H को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। क्यों डेल H को इग्नोर कर सकते हैं, इसके पीछे रीजंस है कि डेल H जो है बहुत ही छोटा होता है H नोट से, है ना, H नोट से बहुत ही छोटा होता है, इसलिए डेल H को क्या करते हैं हम लोग इग्नोर कर देते हैं, हम लोग क्या करते हैं इग्नोर कर देते हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं, अब बात करेंगे इक्वेशन। इक्वेशन टरजागी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी के बारे में। तो यहाँ पे डेल U बाई डेल T जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल स्क्वायर U बाई डेल Z स्क्वायर के, ठीक है। तो ये जो है आपका हो जाएगा डेल U बाई डेल T इज इक्वल टू CV डेल स्क्वायर U बाई डेल Z का स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, यानी एक इक्वेशंस आप यहाँ पे कह सकते हो। यहाँ पे जो CV है ये कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है, ठीक है। CV जो है कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन आपका होता है। CV का फॉर्मूला होता है K इंटू 1 प्लस E नोट बाई AV इंटू गामा W। यानी अगर बात किया जाए, कई बार क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है ऑब्जेक्टिव में कि किस पे डिपेंड करता है, K फॉर कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, E नोट यानी वॉइड रेशियो, AV यानी कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, और गामा W यानी यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है वो या किस पे डिपेंड नहीं करता है, वो क्वेश्चन जो है यहाँ पे कई बार इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में पूछ देता है, तो आप उसको जो है आसानी से आप बना पाओ, इसलिए जो है आपको यहाँ पे मैंने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो है हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं K डिवाइडेड बाई AV बाई 1 प्लस E नोट इंटू गामा W। अब इसको ऐसे लिख देंगे K बाई AV बाई 1 प्लस E नोट को M भी लिखेंगे गुने
गामा डब्ल्यू। अब बात आती है एम वी की। एम वी जो है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप एम बी इज इक्वल टू क्या लिख रहे हो, एम बी इज इक्वल टू है ए वी बाई 1 प्लस ई नोट। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाई इफेक्टिव स्ट्रेस, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस गुने 1 प्लस वॉइड रेशियो, इनिशियल वॉइड रेशियो। इसको फर्दरली हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाई 1 प्लस इनिशियल वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाई चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। एम बी इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन वॉइड वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम डिवाइडेड बाई चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। ये आपका फॉर्मूला जो है यहाँ पे हो गया। इसका अगर यूनिट के बारे में बात किया जाए तो इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। ठीक है, वही अगर यूनिट अगर बात किया जाए इसका, है ना, इसका यूनिट अगर बात किया जाए तो इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आपका यूनिट होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, या नोट पॉइंट में आप इसको लिख लीजिए, नोट पॉइंट में लिखिए ओएडोमीटर टेस्ट is used for consolidation of soil। ठीक है, ओएडोमीटर टेस्ट जो है वो कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल के लिए किया जाता है। ये पहला नोट पॉइंट हो गया। दूसरा नोट पॉइंट कि ई सी इज इक्वल टू 1 बाई एम भी, है ना, होता है। यहाँ पे अगर यूनिट अगर बात किया जाए तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका जो है यूनिट हो जाएगा। बात किया जाए ईसी का तो ईसी जो है इसको हम लोग कंप्रेशन मॉडुलस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कंप्रेशन मॉडुलस। इसको क्या कहते हैं? कंप्रेशन मॉडुलस जो है हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? कंप्रेशन मॉडुलस जो है कहते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए, तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चंस भी जो है हम लोग देख लेते हैं, है ना, ताकि आपको जो है सारी चीजें जो है अच्छे से समझ में आ जाए और आपको किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चंस दिया गया है। क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि फॉलोइंग डाटा दिया गया है। सिग्मा नोट डैश दिया गया है 175 किलो पास्कल, ई नोट डैश दिया गया है 1.1, सिग्मा नोट डैश प्लस डेल सिग्मा नोट डैश जो है 300 किलो पास्कल, ई इज इक्वल टू 0.9। इफ थिकनेस ऑफ क्ले स्पेसिमेन इज 25 mm, तो जो वैल्यू होगा कोफिशिएंट ऑफ मॉडुलस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी वो क्या होगा, है ना। तो ये कैलकुलेट करना है। तो देखो, ये नॉर्मल कैलकुलेशन करना है। तो
कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस इनिशियल वॉइड रेशियो इज इक्वल टू डेल ई बाई डेल सिग्मा इंटू 1 प्लस ई नोट। तो यहाँ पे 1.1 माइनस 0.9 डिवाइडेड बाई 300 माइनस 175 गुने 1 प्लस 1.1। तो यहाँ पे इसको जब कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर में तो आपका जो वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी वो आ जाएगा 7.69 इंटू 10 के पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। वही अगर ईसी का अगर क्वेश्चन पूछ देता कि कंप्रेशन मॉडुलस का वैल्यू बताइए तो कंप्रेशन मॉडुलस का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 7.619 गुने 10 के पावर माइनस 4 है ना, माइनस 4 आएगा। तो यह हो जाएगा आपका 1/7 इसको कैलकुलेट ही मैं कर लेता हूं, चलो इसको ऐसे ही रहना 619 गुने 10 के पावर 4 आ जाएगा। अब इसको जो है मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, कैलकुलेटर कहाँ है, आप भी कैलकुलेट कर लेना। देखो अगर आपको सेमेस्टर और प्लस अगर आपको गेट वगैरह की अच्छी तैयारी करनी है तो आपको जो है वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करना होगा, है ना। आप मोबाइल में वर्चुअल कैलकुलेटर डाउनलोड कर लीजिए और उसके यूज कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 7.619 तो इसका जो वैल्यू है ये आ रहा है आपका जो ईसी का जो वैल्यू है ईसी का कंप्रेशन मॉडुलस का वो आ रहा है 0.13125 इंटू 10 के पावर 4। तो यहाँ पे आप 4 यानी मल्टीप्लाई करना है, ईसी इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हो 1312.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो है आपका हो जाएगा, है ना। कितना आसान था, आसान था ना। तो बस इस तरीके से आपको जो है कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चंस में कुछ भी पूछ सकता है ना। एग्जाम में क्या क्वेश्चन में पूछेगा ये कोई नहीं जान रहा है, लेकिन अगर आप उसे पढ़े हुए रहोगे, आप उसको जानते रहोगे तभी तो उसको आप सॉल्व कर पाओगे ना। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा, आपको आइडिया ही नहीं रहेगा तो आप कैसे कर पाओगे, है ना। उसको नहीं कर पाओगे फिर आप। ठीक है, बाकी अगर कोई और डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियोस में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।